बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के 5th लेक्चर के साथ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम डाटा को स्टडी कर रहे हैं और इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था, मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ पहले, कि उसमें हमने क्या कुछ किया और उसके बाद फिर कि हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की, बिकॉज वी वांट अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द डेटा, कि वो वैल्यू जो डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो वैल्यू जो डाटा को, जो डाटा के सेंटर में या उसकी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है, उसकी हम तलाश कर रहे थे। तो दैट वाज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने जो पढ़े दैट वर मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मीन आपने देखा, उसमें क्या था कि समेशन h ओवर n, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। उसके बाद आपने जो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर डाटा दिया हो, ग्रुप डाटा दिया हो, तो उसमें हमारे पास फार्मूला था समेशन एफ एच ओवर समेशन एफ। इसी तरह जो मीडियन था, उसमें मीडियन वाज द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है, डाटा की मिडल वैल्यू, वो वैल्यू जो डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दे, ठीक है। और इसके लिए हमने ग्रुप डाटा में आपको अनग्रुप डाटा में बताया था कि आप सिंपली अरेंज करें वैल्यूज़ को। अरेंज करने के बाद उसमें जो वैल्यू सेंटर में आ रही है उसको आप उठा लें। सपोज इट इज़ एन इवन नंबर, तो सेंटर वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको आप सम करके 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वही एग्जांपल 120 वर्कर्स, वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स जो था उसको हमने सॉल्व किया था और उसको यहाँ पे हल किया था। अच्छा, उसके बाद था नेक्स्ट था मोड। मोड में ये था कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड, ठीक है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड, द वैल्यू विच अटर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो ये हमने डिफरेंट डेफिनेशन इसकी उसने डिस्कस की थी। प्लस हमने अनग्रुप डाटा में अंदर आपको बताया था कि वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो रही है, उसका वो आपका मोड है, जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी लेटर्स की, और उस लेटर्स में से 0 जो था दैट वाज 23, और वो जो डाटा 23 वाला था उसमें 0 हमारा मोड था। इसी तरह हमने बाई मॉडल की बात की, अगर कोई वैल्यूज़ डाटा में ऐसी आती हैं जो दोनों वैल्यूज़ मैक्सिमम टाइम्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसको बाई मॉडल बोलते हैं। इसी तरह हमने ग्रुप डाटा के लिए मोड का फार्मूला लिखा था, जिसमें L + FM - F1 इंटू H और डिवाइडेड बाई FM - F1 + FM - F2, where FM was the frequency of the model class and F1 was the frequency of the class preceding the model class and F2 was the frequency of the class following the model class, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आज जो हमने कोर्स में जाना है जिस तरफ, वो दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो इस मसला ये है कि मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं। सपोज ये मेरे पास कुछ वैल्यूज है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है 5, 5, 5 इस डेटा 1 में, और एक डेटा 2 है जिसमें 2, 3, 2 एंड 13 वैल्यूज है सपोज। इसी तरह डाटा 3 है जिसमें 0, 0, 10, 10 एंड डाटा 4 है जिसमें 4, 6, 6, 4 है। अब आप देखिए कि अगर मैं इस डाटा का, ये डाटा 1 का अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ x बार, तो इसका x बार क्या आएगा? x बार का फार्मूला क्या है आपको पता है जी? समेशन h ओवर n। तो जब आप इसका समेशन लेंगे तो दैट इज 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। इसी तरह अगर आप डाटा 2 का जब समेशन लेंगे तो दैट इज अगेन 20,
एंड डिवाइडेड बाई 4 इट विल गिव यू 5। डेटा 3 में से जब आप एक्स बार निकालेंगे तो वहाँ पे भी डेटा जब आप एक्स बार लेते हैं तो वहाँ पे भी उसकी वैल्यू क्या आती है 5, और डाटा 4 के अंदर आप देखें उसको ऐड करें तो वो भी क्या आता है 20, और 20 डिवाइडेड बाई 4 बिकम्स 5। इट मीन्स अगर मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में भी बात की थी कि हम डाटा को जब कंपेयर करना चाहते हैं तो हम एवरेज की बुनियाद पर भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक्स बार को देखकर कि जी जिसकी एवरेज अच्छी है वो ज़्यादा अच्छा है, जितनी एवरेज अच्छी हो उतना अच्छा है। जैसे इंजमाम और अफरीदी की एग्जांपल आपको दी थी कि जी इंजमाम की एवरेज जो है वो 45 प्लस थी, ठीक है, और अफरीदी है वो जो 20 है या मे बी 15 और लेस दैन 15 है। तो हम इस एवरेज को देख कर भी कह सकते थे जी कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी एवरेज अच्छी है। इसी तरह आप स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, देखना 2 स्टूडेंट्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उनके मार्क्स की एवरेज ले लो, ठीक है, और एवरेज लेने के बाद दोनों की एवरेज को देख लो, टैली कर लो, आपस में मिलाओ, जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेहतर होगा, साफ बात है। अब हमने देखा कि ये डाटा के अंदर एवरेज तो सबकी इक्वल है, एवरेज सबकी क्या है इक्वल है, सबकी एवरेज 5 आ रही है, लेकिन डाटा के अंदर वेरिएशन आप देखिए कितनी है। एक पहला डाटा है अगर इसमें तमाम वैल्यूज़ 5 थी तो उसकी एवरेज भी 5 आ रही है, और जो दूसरा डाटा है उसमें फ्लक्चुएशन है, मिनिमम वैल्यूज़ हैं और एक बड़ी सी वैल्यू है उसमें 13, उसकी एवरेज भी जो है वो 5 आ रही है। इसी तरह थर्ड डाटा में 2 वैल्यूज़ 0 है, बिल्कुल वैल्यूज़ है ही नहीं है, और जो एक वैल्यू और 10, 22 वैल्यूज़ हैं उसकी एवरेज भी 5 आ रही है। और इसी तरह फोर्थ डाटा में ऑलमोस्ट वैल्यूज़ सेम है, तो थोड़ा बहुत माइनस सा डिफरेंस है उसमें भी, और उसकी एवरेज भी क्या आ रही है सेम 5 आ रही है। इसका मतलब है कि अगर हम 5 की बुनियाद पर, इस एवरेज की बुनियाद पर डिसीजन लें तो ये अच्छा नहीं होगा, यानी इट विल बी नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इट मीन्स वी वांट समथिंग अनदर मेयर, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है। हम सिर्फ मीन की बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते, डाटा सेट को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड मेयर ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन क्या है? व्हाट इज डिस्पर्शन? द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड इट्स एवरेज। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो अपने डाटा के मीन के जिस तरह फैली हुई हैं, जिस तरह वो क्लस्टर हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ एंड द मीन एवरेज, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं डिस्पर्शन। तो आप देख सकते हो ये राइट साइड पर इसका इंट्रोडक्शन में, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल that 2 or more than 2 data sets may have the same average, ठीक है, mean, median, mode, but their individual observations may differ considerably from the average, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि उनका जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो एवरेज से बहुत दूर है, लेकिन एवरेज सबकी सेम है। Thus a value of center tendency does not adequately describe the data, ठीक है। अब हम सेंट्रल जो टेंडेंसी है, जो मीन और मीडियन और मोड, इसके ऊपर हम डाटा की बेस, इसकी बेस पर फैसला नहीं कर सकते। वी देयरफॉर नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ द डाटा आर डिस्पर्स्ड अबाउट द एवरेज, कि डाटा अपनी एवरेज के किस तरह फैला हुआ है, ठीक है, किस तरह उसका फैलाव कैसा है। दिस इज डन बाई मेजरिंग द डिस्पर्शन। और ये कैसे हम फाइंड करते हैं? डिस्पर्शन को फाइंड करने के बाद। और डिस्पर्शन क्या है? बाय डिस्पर्शन वी मीन द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल आर इन द पॉपुलेशन। डाटा क्या लें, सैंपल क्या लें, पॉपुलेशन क्या लें, ठीक है। आपको आइडिया तो है सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। वेरी अबाउट देयर मीन, ठीक है, वेरी अबाउट देयर मीन। A quantity that measures this characteristic is called measure of dispersion। dispersion को हम इसमें scatter भी कहते हैं, variability भी कहते हैं, measure of variability, measure of scatter, how the data is scattered around its average, ठीक है। तो ये उसकी definition है measure of dispersion की। आज हम इसके जो main measures of dispersion है उनको study करेंगे, ठीक है, कि डिस्पर्शन को हम कौन कौन से तरीकों से फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। प्लस अब डिस्पर्शन को हम दो टाइप्स में, देर आर टू मेजर्स, एक मिनट आप देख सकते हैं ये राइट साइड पर, देर आर टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड अदर इज रिलेटिव मेजर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है, अगर आप सपोज आपका जो डेटा है वो रुपीस में है या वेजेस जो है वो डॉलर में है, तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है एब्सोल्यूट, उसका रिजल्ट भी डॉलर में और रुपीस में, मीटर्स में एटसेट्रा, जो आपकी यूनिट ऑफ डेटा है उसमें आएगा, ठीक है। वेयर एज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो यूनिट फ्री होती है, उसमें यूनिट नहीं होता, और ठीक है किस पर्पस के लिए यूज होती है, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू डेटा सेट्स। रिलेटिव मेजर हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू डेटा सेट्स और टू और मोर देन टू डेटा सेट्स, ठीक है जी। तो अब जो भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस पढ़ेंगे, जितनी भी होंगी ऑनवर्ड, तो हर एक का एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा और एक उसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिफाइन करें तो क्या है, एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन is one that measures the dispersion in terms of the same units or the state of the units as the units of the data, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। If the units of the data are in rupees, meters, kg, etc., the units of measures of dispersion will also be meters, rupees, meters, kg, etc. Whereas the relative measure dispersion is one that is expressed in the form of a ratio. It is expressed in the form of a ratio, coefficient or percentage, ठीक है। तो इसको हम परसेंटेज और कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखते हैं। जब परसेंटेज कहता हूँ तो इट मीन्स 100 में से हम इसको देखते हैं क्या वैल्यू है। जैसे आप मार्क्स क्या जी, मेरे 3% मार्क्स हैं, ठीक है जी, उससे आदमी को आइडिया हो जाता है क्या हुआ, डिवीजन का भी आइडिया हो जाता है। तो 60% कह रहा है, मीन फर्स्ट डिवीजन है आपकी, अगर आप मैट्रिक में देख रहे हैं इस पॉइंट को। तो इसी तरह आप देखें कि इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। तो ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सॉरी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये बेसिकली कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। जब दो डेटा सेट को कंपेयर करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं व्हाट आर मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो डिस्पर्शन जब हम फाइंड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हों, ठीक है। इट इज़ desirable to have the measure of dispersion in the same units as the units of the observation। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो measure of dispersion हम करें, जो absolute measure of dispersion है, उसकी यूनिट भी वही होनी चाहिए जो डाटा की यूनिट हो। सपोज अगर आपके डाटा की यूनिट रुपीज़ है और आपकी जो measure of dispersion है वो रुपीज़ का स्क्वायर है, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है, उसमें आगे काम हम नहीं कर सकते इस तरह। अब आप देखिए इट्स 0 when all the observations are equal। तो ये जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने डाटा में एक वैल्यू दी थी 555, तो अगर हम इसकी में डिस्पर्शन फाइंड करता तो वो 0 आनी थी। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि इट बिकम्स 0 व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। तमाम ऑब्जर्वेशन जब सेम होगी तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगी, 0 होगी। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यानी आप अगर इसमें से कोई चीज़ माइनस कर दें डाटा में से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपके पास वैल्यूज़ हैं 101, 102, 103, 104, ये एक्स में अनग्रुप डाटा में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप हर इसमें से एक्स माइनस 100 अगर सपोज कर दें और इसको क्या दें ये वाई के बराबर है, और वाई का जो डिस्पर्शन फाइंड करेंगे और जो एक्स का करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। आप उसका ओरिजिन चेंज कर दें, नया डाटा बना लें उसमें से, ठीक है। तो ये उस वक्त की बात है जब कैलकुलेटर नहीं थे, जब स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट हुई 17वीं सेंचुरी में या 18वीं सेंचुरी मिडल में, तो कैलकुलेटर नहीं थे, तो हमारे पास कुछ शार्ट फार्मूलाज हमने बनाए हुए थे, ठीक है। साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ शार्ट्स फार्मूलाज जो है वो बनाए हुए थे इस पर्पस के लिए। उस टाइम कैलकुलेटर का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं, उसमें से कोई एक वैल्यू माइनस कर दी और उसको शॉर्ट कर लिया और बाद में उसको कैलकुलेशन वर्क में ईजी हो जाता था।
नंबर 4 स्टेप पर जो हम इसके लिए करते हैं कोशिश वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को और किसी चीज़ पे डिवाइड करें, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है, वो माइनस की बात की थी पहले मैंने, या ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई किसी यूनिट के ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को किसी भी वैल्यू का, सपोज आपने वैल्यूज ऑफ 2 से साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 पे डिवाइड कर दिया, तो जो आपकी मीन ऑफ डिस्पर्शन फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और 3 से डिवाइड हुआ होगा। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी मीन ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्पर्शन क्या होती है, ठीक है। आपको आई थिंक आइडिया आ चुका होगा कि इसमें हम एवरेज से ऑब्जर्व्ड वैल्यूज तो देखते हैं, हाउ दे आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स एवरेज, हाउ दे आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स एवरेज, इस चीज़ को हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जो हम आज के लेक्चर में और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे, दैट इज़ नंबर 1 इज़ रेंज, ठीक है, रेंज। नंबर 2 इज़ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 है दैट इज़ मीन डेविएशन एंड नंबर 4 इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ रेंज। अब व्हाट इज़ रेंज? रेंज का ऑलरेडी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब डाटा स्टडी किया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि हाउ वी फाइंड रेंज, द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज। सिंपल अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। हमने निकाली भी थी रेंज, 98 मैक्सिमम वैल्यू थी उस डाटा में से और मिनिमम वैल्यू क्या थी 45, तो हमने 98 में से 45 निकाला, मे बी दैट वाज यस 53, ठीक है, दैट वाज रेंज। तो इसमें तो कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है कि आपको ना समझ आए रेंज की। हाँ, अब आप देखते हैं कि ग्रुप डाटा के अंदर आप क्या करोगे, ग्रुप डाटा में रेंज कैसे निकालते हैं। तो आप अगर देखें उस डाटा को स्टडी करें जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, 120 वर्कर्स का वेजेस का डाटा था, तो रेंज को जब मैं डिफाइन करूं तो रेंज इज़ बेसिकली द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। सपोज यहाँ पे आप देखें तो लास्ट क्लास जो बन रही है, यस, ये 100 है, तो 100.5 और 144.5। तो अगर आप इसका डिफरेंस ले लें तो रेंज क्या होगी, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली इसका फार्मूला है XM माइनस X0, वेयर XM क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में क्या होगा, इसमें हम जो है और कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये जो है ना अपर क्लास बाउंड्रीज अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप लेंगे रेंज तो दैट विल बी 100.5 माइनस 44.5। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू 56, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप अनग्रुप डाटा की लो रेंज तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जब आप ग्रुप डाटा की लो रहे तो उसके थोड़ा बहुत चेंज जो है फ़र्क आ सकता है, ठीक है, इससे परेशानी होना। तो दिस इज़ द बेसिक सिंपल डेफिनेशन रेंज फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये रेंज जो हम ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका डाटा जो यूज़ होता है वो दैट वी यूज़ इन स्टॉक मार्केट,
ठीक है। टेम्परेचर जहाँ पे हमें देखना हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब था और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा, तो वहाँ हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो थे मिनिमम तब उन पर वैल्यू रही और मैक्सिमम तब उसने किया। इसी तरह रुपीज़ की वैल्यूज़, ठीक है, डिफरेंट डॉलर्स जो है ऊपर कब जा रहा है नीचे आ रहा है, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रेंज की। डिस्पर्शन जो यूज़ करते हैं ना हम, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो ये रेंज का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD से शो करते हैं, दैट इज QD दिस इज बेसिकली Q3 माइनस Q1 divided by 2। ठीक है। what is Q1, Q2 and Q3? these are called quartiles। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अपना ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन लेक्चर्स के अंदर। तो इससे पहले जो आपने मीडियन निकाला था, मीडियन और Q2, बेसिकली क्वार्टाइल्स मीन्स वो वैल्यूज़ जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में। जैसा कि मीडियन को मैंने डिफाइन किया था लास्ट में कि मीडियन जो है इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, whereas the quartiles divide the data into 4 equal parts। और मैक्सिमम कितने होते हैं? Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है। कितने क्वार्टाइल्स हैं? 3। लेकिन डाटा कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं? 4 पार्ट्स में। यानी आप देखें यहाँ पर एक स्टिक है, सपोज ये स्टिक है, तो इसको मैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट और ये देखिए, तो दिस इज आवर Q1, दिस इज Q2 यानी जिसको मीडियन भी कहते हैं, और दिस इज Q3। ठीक है। और there are 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3, but it divides the data into 4 equal parts। अब आप देखिए 25% जो Q1 के लेफ्ट साइड पर है, 25% Q1 से Q2 तक है, इसी तरह 25% Q2 से Q3 तक है, और 25% Q3 से एंड तक है। तो अब आप इसको अगर इस डंडी को 3 जगह से तोड़ेंगे तो कितने पीस बनेंगे? 4। ठीक है। तो इस मीन्स क्वार्टाइल्स डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर तोड़ देते हैं उसमें। अच्छा, अब इसमें तो अनग्रुप डाटा में जैसे कि हम मीडियन निकालते हैं, Q2 बेसिकली जो है ना, ये जो Q2 है दैट इज मीडियन, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। दैट इज मीडियन। ठीक है। तो Q2 इज बेसिकली मीडियन। तो जैसे आप मीडियन निकालते हो ऐसे ही यहाँ पर क्वार्टाइल्स निकालोगे, सिर्फ उसका डिवाइजर चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हम वहाँ पर देखते थे n/2 तो हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखकर उसके बाद हमने उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज थी उसको हमने L के तौर पर लिया था। ठीक है। अब यहाँ पर आपने n/4 करना है। क्या करना है? n/4। ठीक है। तो सिंपली चेंज क्या आई मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालने में? सिर्फ चेंज क्या आई, डिवाइजर में फ़र्क पड़ा 8 और प्लस। अब आप देखें जब आप Q1 निकालोगे तो मैं इस टॉप में अनग्रुप डाटा का तो आपको आइडिया हो गया, मैं ग्रुप डाटा का इसका फार्मूला लिख रहा हूँ कि व्हाट इज Q1? Q1 इज इक्वल टू बेसिकली L प्लस H/F n/4 माइनस C। अच्छा, अब आप देखें जब आपने मीडियन निकाला था तो यही फार्मूला लिखा था, लेकिन इसका डिवाइजर जो n/4 है वहाँ पे क्या था? n/2। ठीक है। तो बस बाकी प्रोसीजर सारा वही है, Q1 निकालने का तरीका वही है, सिर्फ n/4 को आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखोगे। अभी हम निकालेंगे इस एग्जाम्पल 8 लेंगे, उसी डाटा को 120 स्टूडेंट जो वर्कर्स का डाटा था उसमें से हम Q1 और Q3 भी निकालेंगे। Q2 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं मीडियन के फॉर्म में। ठीक है। दैट वाज 66.98 समथिंग। तो अब आप देखिए आपको L का पता है, L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल।
जिसमें वो क्वार्टाइल क्लास कह लें आप उसको, जिसमें क्वार्टाइल वो लास्ट लाई करता है, वहाँ पे क्या था, मीडियन क्लास। अच्छा, n/4 को आप तरेंगे, उसके बाद इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे, यहाँ पर जिस जगह पे लाई करता होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, क्वार्टाइल 1 क्लास कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप मैंने Q2 लिखना है सपोज, तो Q2 मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये मीडियन है, तो कैसे बना, L प्लस H/F टू n/4 माइनस C। अब जब 2n/4 करेंगे तो 2 1s are and 2 2s are 4, तो ये n/2 रह जाएगा, तो वही मीडियन बन गया। इसी तरह जब Q3 निकालेंगे तो इट विल बी L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। ठीक है, तो आपने इसमें से क्या लर्न किया अब, कि जब Q1 है तो n/4 आ रहा है, Q2 है तो 2n हो गया, जब Q3 है तो 3n हो गया, जब Q आ रहा है तो डिवाइजर में क्या हुआ, 4। Q मीन्स क्वार्टर के तौर पर यूज हुआ ना, तो जब क्वार्टाइल्स की बात कर रहा हूँ तो डिवाइजर में 4 आएगा। ठीक है, और जब Q1 है तो n/4, Q2 है तो 2n/4, और जब Q3 है तो 3n/4। अब हम इन फार्मूलाज को यूज करके ये देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन जो ये सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं इस डेटा में से, ये मैंने फार्मूला लिखा है, अभी हम इसको फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अब ज़हन में रखिए अजीज तलबा कि ये जो मैं फार्मूला लिखा हुआ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसी तरह जो रेंज का फार्मूला लिखा था HM माइनस H0 इज आल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये जितने फार्मूले मैं लिख रहा हूँ हर एक की रिलेटिव मेजर भी है, हर एक की रिलेटिव मेजर भी है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट, इसकी रिलेटिव मेजर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो मैं पहले क्वार्टाइल डेविएशन एक दफ़ा फाइंड करता हूँ, फिर इसके बाद इसकी कोफिशिएंट निकालेंगे, और फिर रेंज का भी मैं आपको साथ बता दूंगा कि रेंज का रिलेटिव मेजर क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब आप इस डेटा में देखें, सपोज तो n/4 करें, व्हाट इज n, 120। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाई 4 क्या वैल्यू आएगी, 30। ठीक है, तो 30 को आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें, 30 को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें, तो ये देखिए क्या वैल्यू आ रही। तो कहाँ पे लाई करता है, इस क्लास में लाई करता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा Q1 जो है वो इसमें लाई करेगा। ठीक है, अब व्हाट इज L, दिस इज 58 पॉइंट, यहाँ पर Q1 के लिए L क्या होगा, दिस इज अवर L एंड दिस इज अवर F। ठीक है, ये हमारा क्या है, F है। और उसके बाद क्या था, व्हाट इज C, तो C जो है दिस इज अवर C। जैसे हमने मीडियन निकाला था सेम वही केस है। Q1 में अब आप पहले मीडियन में n/2 देखते थे, तो आपने 60 को देखा था, तो 60 जो था वो 83 वाली क्लास में लाई किया, नीचे जो आ रही है। अब सिंपली चेंज क्या आई कि n/4 करने से वो 30 आया, और 30 को आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा और वही फार्मूला अप्लाई कर दिया जो उससे पहले आप पढ़ चुके हैं, L H F। व्हाट इज H, तो H भी यहाँ पर आपको पता ऑलरेडी, वी नो दैट H इज 7। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस फार्मूला में पुट करें तो देखिए Q1 की वैल्यू क्या आती है। सपोज मैं इस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये है 58.5 प्लस H यहाँ पर क्या है 7 है, F क्या है 33 है, और
n/4 की वैल्यू 30 माइनस सी, तो ये 30 माइनस और सी क्या है, सी इज 21 हियर, ठीक है। तो इसको आप हल करें, 30 माइनस 21 9, 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 58.5, ठीक है। तो ये वैल्यू देखें कि Q1 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो L, अब 3n/4 करेंगे, 3n/4, तो n/4 क्या है, 30 है, और 30 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो ये क्या आता है, 90। तो 3n/4 क्या होगा, 90। तो अब आप 90 को देखेंगे तो 90 83 तक वैल्यूज यहाँ पे एंड हो रही हैं, तो इट मीन्स कि 90 जो है वो इस क्लास में लाई करेगा। अब जो हमारा L होगा Q3 के लिए, वो ये L है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल 3, और इसी तरह ये हमारा F होगा, एंड 83 इज अवर C। अब आप इन वैल्यूज को पुट करें, तो यहाँ पर देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, अब देखिए इसमें वैल्यूज को, दैट इज 72.5 प्लस 7/23, और 3n/4 सॉल्व होने के बाद 90 था, माइनस C, व्हाट इज C, यहाँ पर 83 है, ठीक है। तो ये आ गया 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाई 23, और इसमें ऐड कर दें 72.5, तो रिजल्ट क्या आता है, तो Q1 और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 60.4 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, यानी 58.5 प्लस, ये देखिए वैल्यूज ऐड होने के बाद, और 30 माइनस 21, और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 60.4 आया। इसी तरह हमारे पास Q3 जो है, इट बिकम्स 74.63, ठीक है। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पर इस फार्मूले में 74.63 माइनस आपने उसमें से किया 60.40, तो ये आया 14.23, ठीक है। अब हमने 14.23 को 2 पे डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7.3, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी, सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें आपने नंबर 1 पे पढ़ी रेंज और नंबर 2 वाज क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब मैं इनके रिलेटिव मेजर की तरफ आपको लेके जाता हूँ कि व्हाट आर द फार्मूलाज व्हिच वी यूज फॉर द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर में क्या है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है। तो इसका फार्मूला में HM माइनस H0 डिवाइडेड बाई HM प्लस H0, ठीक है। इट इज बेसिकली अ रिलेटिव मेजर। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो दिस इज बेसिकली, अब इसी तरह हम
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला क्या है? इसको हम एब्रीविएट करते हैं QD से, तो दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है। और दिस इज आल्सो आ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी, ठीक है। तो हर एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो ये हमारे पास एक डेटा है। दिस इज बेसिकली द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। सपोज ये मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 45, 32, 37, इसी तरह 46 है और 39 है, उसके बाद 36, नेक्स्ट पे 41 और उसके बाद 48 और नेक्स्ट 36, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स का डाटा है। अब मैं इसमें से आपको दिखाऊंगा कि हाउ वी फाइंड रेंज, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके क्वार्टाइल्स निकलेंगे, उसके बाद ये निकलेगा। तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज कर दिया। तो जब आप अरेंज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें 32 है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? 36, 36 और 36 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 37 है, 37 के बाद 39, 39 के बाद आ रहा है 41, यस, 41 के बाद 45, एंड 45 के बाद आ रहा है नेक्स्ट 46 एंड उसके बाद है 48। तो अब हमने अनग्रुप डाटा में से आपको तरीका बताएंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं, यानी Q2, फिर Q1 कैसे निकालते हैं और Q3 कैसे निकालते हैं। इसी तरह हम इसमें से रेंज निकालेंगे तो कैसे, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, रिलेटिव रेंज की रिलेटिव मेजर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कैसे है। अब आप देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 32 है। तो इसमें R तो आप निकाल सकते हो, दिस इज 48 माइनस 32, ठीक है। तो दिस इज 6 एंड 1 16, सिंपल है। अब आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, तो दिस इज, तो ये हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई, आप इन दोनों को ऐड कर दें, 48 प्लस 32, तो ये आ रही 16 डिवाइडेड बाई जी 8 इधर 40 80, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 0 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आती है, ये हमारा क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब आप देखिए कि इसमें हमने क्वार्टाइल्स डिवीजन निकालना चाह रहा हूँ। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला क्या है? दिस इज बेसिकली Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब Q1 कैसे आएगा? ठीक है, तो Q1 आप करने के लिए n/4 करेंगे, ठीक है, मार्क्स ऑफ n/4 स्टूडेंट। तो Q1 कैसे आएगा? यहाँ पर अनग्रुप डाटा में उसको फाइंड कर रहा हूँ। Q1 क्या है जी?
मास ऑफ एन सॉरी इसमें एन लिखना था आपने, yes n by 4th स्टूडेंट्स, उसके बल्कि +1 कर देते हो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो n की वैल्यू क्या है 9, तो ये आएगा 9/4 + 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू आ रही है, 3rd वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको इंटीजर वैल्यू के तौर पर हम यूज़ करेंगे। ये जो है इसको ये यूज़ कर रहा हूँ नोटेशन। इस नोटेशन से मुराद ये है कि आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद या डिजिट के बाद वैल्यू को नहीं उठाना। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/4 तो अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग +1 तो 3 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स ये 3rd वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, Q1 है। तो दिस इज 3rd वैल्यू पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, यस दिस इज Q1। इसी तरह आप अगर हम देखें Q3 के निकालना है तो Q3 में क्या करना है हमने, सिंपल वही है मास ऑफ, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n/4 + 1, और ये इसको ये इंटीजर पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, और साथ ये स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको n/4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 312 अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा तकरीबन 9 7th वैल्यू बनती है ये 3 × 9 divided by 4 + 1 वैल्यू। ठीक है, तो 7th वैल्यू बनती है। तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज अवर Q3। तो अजीज तलबा आपने देखा कि अनग्रुप डाटा में कैसे क्वार्टाइल्स मालूम करते हैं। ठीक है, और ग्रुप डाटा में भी हमने इससे पहले आपको सिखाया कि Q1 और Q3 कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरह आपने इसको भी लर्न कर लिया कि अनग्रुप डाटा हमने 9 वैल्यूज़ ली, उसमें से Q1 कैसे निकाला, Q2 कैसे निकाला, रेंज कैसे निकाली फिर। ठीक है, अब मैंने ये तो इसमें Q1 और Q3 निकाला, अब आप इसको इस फार्मूले में पुट कर दें। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिवीजन के फार्मूले में जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ Q3 की वैल्यू यहाँ से आएगी और Q1 की आएगी, दोनों को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह आप इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि बिफोर आई क्लोज दिस लेक्चर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या कुछ किया और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने मेन काम किया वो ये है कि वी फाउंड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है,
हमने मेन मेज ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस किया। डिस्पर्शन क्या है इसको डिस्कस किया। द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड इट्स मीन वैल्यू, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं, जो आपके डाटा है वो अपनी एवरेज से किस तरह फैला हुआ है, हाउ इट इज स्कैटर्ड अराउंड दिस, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने फिर मेन मेजर्स देखी, प्लस ये देखा कि जो डिस्पर्शन की टाइप्स जितनी हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो उसी यूनिट में डाटा आपको आंसर देगी जो जिस यूनिट में आपका डाटा होगा, वेयर एज द रिलेटिव मेजर ये यूनिट फ्री होती है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है ना। तो इसके अलावा फिर हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बाद हमने मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले नंबर पे रेंज पढ़ा, ठीक है। तो रेंज क्या था, दैट वाज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और उसके बाद इसका कोफिशिएंट ऑफ जो डिस्पर्शन है दैट वाज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो उसको हमने देखा फार्मूला, दैट वाज HM माइनस H0 डिवाइडेड बाई HM प्लस H0, ठीक है। इसी तरह हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, तो दैट वाज Q3 माइनस Q1। तो क्वार्टाइल्स मैंने आपको बताया कि व्हाट आर क्वार्टाइल्स, वो वैल्यूज़ ये नॉन सेंट्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं, जो डाटा के सेंटर के बारे में तो नहीं बताती, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं साइड्स में। तो क्वार्टाइल्स में हमने देखा कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, क्वार्टाइल्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। n/4 लेने के बाद उसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देते हो, उसके बाद आप 3n/4 लेते हो तो 3 के लिए एंड सो ऑन। उसके बाद इसको आपने नेट्स यूज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग इट्स रिलेटिव मेजर, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब ये रिलेटिव मेजर कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। दो डाटा सेट के दरमियान जब हम कंपैरिजन करना चाहेंगे तो उसका रिलेटिव मेजर निकालेंगे। सपोज अगर एक डाटा जो है वो, सपोज हम वेट्स ऑफ बेबीज़ देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 9 बेबीज़ का वेट है और एक डाटा जो है वो पाउंड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, पाउंड्स, और दूसरा डाटा जो वो केजी की फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, दोनों में एक में यूनिट केजी है, दूसरे में यूनिट जो वो पाउंड्स है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रिलेटिव मेजर निकालेंगे, ठीक है। अब जो भी आप डिस्पर्शन का मेथड यूज़ करो, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन, तो उसका रिलेटिव मेजर जो निकालेंगे वो यूनिट फ्री हो जाता है, उसकी बेस पर हम कंपेयर करते हैं डाटा को। तो अजीज़ तलबा हमने यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसके रिमेनिंग 2 जो रह चुके हैं मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, जिसमें मीन डिवीजन हम निकालेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस। Allah Hafiz and good luck.